मेरे साथियों, एयरपोर्ट्स के मॉक टेस्ट नंबर 4 में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम करने जा रहे हैं इंग्लिश के पेपर सेट का चौथा प्रैक्टिस सेट, जिसमें आपके सामने 20 क्वेश्चन होंगे और हर क्वेश्चन के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा। आप कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइए और हर क्वेश्चन का जैसे ही आप आंसर दे तो उसको नोटबुक में लिख के रखिए और फिर बाद में लास्ट में इसको चेक करके बताना कि आपके कितने मार्क्स आए। जो भी मार्क्स आए वो कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताना। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने ये। तो आपका समय समाप्त हो गया है। पहले क्वेश्चन में पूछा गया है द यंग वन ऑफ आंट बी इज कॉल्ड, यानी चिट्ठी और मधुमक्खी के बच्चे को इंग्लिश में क्या कहा जाता है। आई होप आप सबने इस क्वेश्चन का आंसर सही किया होगा। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, लार्वा। आंट और बी के बच्चे को इंग्लिश में लार्वा कहा जाता है। चलिए बात करते हैं दूसरे ऑप्शन की। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया निम्फ, जिसको यंग वन ऑफ कॉकरोच, कॉकरोच के बच्चे को इंग्लिश में निम्फ कहा जाता है। तीसरा ऑप्शन है मैगोट, यंग वन ऑफ हाउस फ्लाई, घरेलू मक्खी के बच्चे को इंग्लिश में मैगोट कहा जाता है। एंड यंग वन ऑफ ओल, उल्लू के बच्चे को ओवलेट कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई होप आपको पहला क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। एयरपोर्ट में इस टाइप के क्वेश्चन जरूर आते हैं, तो आप इस टाइप के जो जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे याद रख के जाइएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट आर्टिकल। आपको इसमें आर्टिकल बताना था कौन सा आर्टिकल यूज होगा, और सेंटेंस दिया है शेक्सपियर इज ब्लैंक कालिदास ऑफ इंग्लैंड। तो शेक्सपियर को इंग्लैंड का कालिदास कहा जाता है। इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग ये होगा। तो यहाँ पे कौन सा आर्टिकल सही होगा, चलिए देखते हैं इसका आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, द शेक्सपियर इज द कालिदास ऑफ इंग्लैंड। यहाँ पे शेक्सपियर की तुलना कालिदास से की गई है, तो यहाँ पे कालिदास से पहले आर्टिकल द का यूज होगा। आई होप आपको ये भी क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको पूछा गया है चूज करेक्ट प्रीपोजिशन फॉर ईच ब्लैंक। यहाँ पे आपको करेक्ट प्रीपोजिशन लिख चूज करके बताना था, और सेंटेंस दिया गया चेयर्स आर मेड ब्लैंक वुड। तो यहाँ पे आपको एक रूल समझाना चाहता हूँ कि जब भी कोई चीज किसी से ट्रांसफर करके बनाई गई हो तथा जिसको वापस पहले वाले स्ट्रक्चर में डाला जा सकता है, उसके लिए ऑप का यूज होता है। यानी कि एक लकड़ी से चेयर का निर्माण हुआ और चेयर से हम वापस लकड़ी भी बना सकते हैं, वो लकड़ी लकड़ी ही रहेगी, ये इसलिए यहाँ पे ऑप का यूज होगा। लेकिन जैसे अगर हम दूध से दही बनाते हैं लेकिन दही से वापस दूध नहीं बना सकते, इसलिए यहाँ पर अगर प्रीपोजिशन का यूज करना होगा तो हमें वहाँ पे फ्रॉम प्रीपोजिशन का यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर होगा वो होगा चेयर्स आर मेड ऑफ वुड, यानी लकड़ी से चेयर को बनाया गया है, इसलिए यहाँ पे ऑफ का यूज होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दिया गया है चूज करेक्ट स्पेल्ड वर्ड, यानी हमें यहाँ चारों में से जो स्पेलिंग सबसे सही है उसी स्पेलिंग को हमें चूज करना था। तो देखते हैं इन चारों में से कौन सी स्पेलिंग सही होगी। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है सीजर्स, सीजर्स यानी कैंची। ये स्पेलिंग इसमें एकदम परफेक्ट है, बाकी तीनों स्पेलिंग जो भी इसमें दी हुई है वो गलत है। तो स्पेलिंग का रूल आप ध्यान रखिएगा, एयरपोर्ट्स में इस टाइप के क्वेश्चन जरूर आता है, तो आप स्पेलिंग पे भी खास प्रैक्टिस कीजिएगा ताकि इस तरह के क्वेश्चन में आपकी गलती ना हो। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें पूछा गया चूज वन वर्ड फॉर द ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यानी हमें वन वर्ड का सिलेक्शन करना था, वन वर्ड बताना था।
और सेंटेंस दिया गया ए हेटेरो वुमेन, वो इंसान जो महिलाओं से नफरत करता है, उसके लिए वन वर्ड क्या होगा। तो चारों ऑप्शन में से देखते हैं कौन सा इसका सही आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर होगा मिसोजिनिस्ट। मिसोजिनिस्ट यानी ए हेटेरो वुमेन, जो महिलाओं से नफरत करता है। और बाकी ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया एंड्रोजिनिस्ट, जो हेटेरो पुरुष या नर का मेल का हेटर होता है उसको एंड्रोजिनिस्ट बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया मिसैंथ्रोपिस्ट, जिसका अर्थ होता है मानवदेशी, जो मानवता का दुश्मन हो उसको बोलते हैं मिसैंथ्रोपिस्ट, लाइक टेररिस्ट। और ऑप्शन नंबर डी में दिया है ईव टीजर, यानी जो छेड़छाड़ करने वाला इंसान को ईव टीजर कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर है मिसोजिनिस्ट। आई होप आपने ये सारे वर्ड्स अपनी नोटबुक में लिख लिए होंगे ताकि वोकेब आपकी इम्प्रूव हो सके और एयरफोर्स एग्जाम में इससे आपकी हेल्प हो जाएगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, चूज द वन ऑप्शन विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द वर्ड गिवन बिलो। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें पूछा गया है कि चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सिनोनिम या सेम मीनिंग वाला है। तो हमें यहाँ पे सिनोनिम बताना था और वर्ड दिया हुआ है टेम्पेस्ट। चलिए देखते हैं इस वर्ड का क्या अर्थ होता है। टेम्पेस्ट का अर्थ होता है तूफान, और जो इसका सिनोनिम होगा सेम मीनिंग वो होगा ऑप्शन नंबर डी स्ट्रोम, यानी होता है तूफान। और बाकी ऑप्शंस की बात करें तो ऑप्शन ए में दिया गया ड्रामा यानी नाटक, ऑप्शन बी में टेम्परेचर तापमान, ऑप्शन सी टेम्पटेशन यानी प्रलोभन या रिश्वत, और ऑप्शन डी में स्ट्रोम यानी तूफान। तो इसका सिनोनिम हो जाएगा टेम्पेस्ट। इसको अपनी नोटबुक में लिख के रखिएगा ताकि आपको एयरफोर्स एग्जाम में हेल्प हो सके। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में भी आपको सिनोनिम ही पूछा गया था, वर्ड दिया है रिलीज। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होता है। रिलीज का मतलब होता है आनंद लेना, और इसका आंसर होगा एंजॉय। एंजॉय का मतलब भी आनंद लेना होता है। बाकी ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए में दिया गया रियलाइज यानी एहसास होना, बी टेस्ट टेस्ट यानी स्वाद, और डी रिवील यानी प्रकट करना या उजागर करना। तो ऑप्शन नंबर सी है जो इसका सही आंसर है। रिलीज का सिनोनिम हो जाएगा एंजॉय। आप ये चारों वर्ड अपनी नोटबुक में लिख लेना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, चूज द वन ऑप्शन विच ऑपोजिट इन मीनिंग ऑफ द वर्ड गिवन बिलो। यहाँ पे हमें ऑपोजिट बताना था और वर्ड दिया गया हमें प्रोवोक। प्रोवोक का ऑपोजिट क्या होगा, चलिए देखते हैं। प्रोवोक का अर्थ होता है भड़काना, और ऑपोजिट हो जाएगा सूत। सूत यानी शांत करना। यहाँ पे ऑप्शन बी में दिया गया इंसाइट यानी उत्तेजित करना या भड़काना, ये प्रोवोक का सिनोनिम हो सकता है, आप इसको भी याद रखना। और सी में दिया गया स्मूथन यानी समतल, और डी इंटाइस। इंटाइस यानी होता है बहकाना या लुभाना। तो प्रोवोकस एंटोनिम हो जाएगा सूत। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, चूज द वन ऑप्शन विच ऑपोजिट इन मीनिंग द वर्ड गिवन बिलो। यहाँ पे भी हमें ऑपोजिट ही बताना था और वर्ड दिया है डायनेमिक। तो डायनेमिक का ऑपोजिट हो जाएगा स्टैटिक। डायनेमिक का अर्थ होता है गतिशील, जो वस्तु मोशन में हो, और इसका ऑपोजिट हो जाएगा स्टैटिक, यानी जो वस्तु एक ही जगह पे स्थिर हो। तो डायनेमिक का ऑपोजिट हो जाएगा स्टैटिक। यहाँ पे वर्ड पहला वर्ड दिया स्टेबल यानी स्थिर होता है, बी में स्टिल यानी शांत, सी लेजी यानी आलसी, और डी स्टैटिक यानी गतिहीन। चारों वर्ड को अपनी नोटबुक में लिख के रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
तो दोस्तों किसी क्वेश्चन में अगर आपको लगे कि आपके पास 10 सेकंड का समय कम है तो आप वीडियो को पॉज कर लेना और फिर अच्छे से सोच के उस क्वेश्चन का आंसर देना, क्योंकि हमारे पास एयरफोर्स में पूरे 20 मिनट होते हैं, बहुत टाइम होता है हर क्वेश्चन को अच्छे से करने के लिए। तो आप वीडियो को पॉज करके भी आंसर दे सकते हैं, पहले आंसर दीजिएगा फिर चेक कीजिएगा कि आपका आंसर सही होता है या गलत। तो क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया चेंज द नरेशन। यहाँ पे हमें एक डायरेक्ट सेंटेंस दिया है कि जिसको हमें इनडायरेक्ट में चेंज करना था। सेंटेंस है आई सेड टू हिम हाउ डू यू नो दिस। ये एक क्वेश्चन वाला सेंटेंस है, तो इसमें जब इसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो आई सेड टू का आस्क्ड हो जाएगा, हिम का हिम ही रहेगा, और हाउ यहाँ पे कंजक्शन का काम करेगा सेंटेंस को जोड़ने में, और यू का ही के हिसाब से हाउ ही, और नो यहाँ पे ये सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल का है, तो ये जब इनडायरेक्ट में होगा तो पास्ट सिंपल में चेंज हो जाएगा, तो नो का न्यू हो जाएगा। और आपको पता होगा दिस हमेशा डेट में चेंज होता है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, आई आस्क्ड हिम हाउ ही न्यू दैट। सेड टू आस्क्ड में चेंज हो गया, यू का हिम के हिसाब से ही हो गया, नो एक प्रेजेंट सिंपल का है तो पास्ट सिंपल में न्यू हो जाएगा, और दिस का डेट हो जाएगा। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, फिल इन द ब्लैंक विथ करेक्ट वर्ब। यहाँ पे हमें करेक्ट वर्ब का चूज करना था। सेंटेंस है आई आस्क्ड बबीता इफ सावित्री स्पेस ऑलरेडी बीन मैरिड। यहाँ पे बबीता वर्ड है, ये बबीता जेठालाल वाली बबीता नहीं है, हमें उस तरफ ध्यान नहीं देना है। यहाँ पे ऑलरेडी शब्द दिया गया है, ऑलरेडी जो होता है वो पास्ट टेंस को डिनोट करता है, तो पास्ट टेंस के लिए यहाँ पे हमें हेड का यूज करना होगा। पास्ट टेंस की जो वर्ब है वो हमारे पास एक ही ऑप्शन में है, वो है हेड। तो यहाँ पे हो जाएगा आई आस्क्ड बबीता इफ सावित्री हैड ऑलरेडी बीन मैरिड। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो आंसर सही होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, चेंज द वॉइस। यहाँ पे हमें एक्टिव का सेंटेंस दिया है जिसको हमें पैसिव में बनाना था। सेंटेंस है वी होप दैट वी शेल विन द मैच। यहाँ पे हमें दो सेंटेंस को जोड़ के दिया गया है, दोनों सेंटेंस का अलग अलग हो जाएगा। वी होप का अगर हम पैसिव में बनाएंगे इट इज होप्ड हो जाएगा, देट का देट ही रहेगा, और यहाँ पे फ्यूचर सिंपल दिया गया है। फ्यूचर सिंपल को अगर हम पैसिव में बनाते हैं तो विल या सेल की जगह विल बी और वी थर्ड आ जाएगा। तो ये इसका जब हम पैसिव बनाएंगे तो इस प्रकार होगा, इट इज होप दैट द मैच विल बी वन बाई अस। द मैच आगे सब ऑब्जेक्ट है तो ये सब्जेक्ट की जगह चला जाएगा, और वी यहाँ पे सब्जेक्ट है तो वो ऑब्जेक्ट की जगह चला जाएगा। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, फॉर्म एन एडजेक्टिव फ्रॉम द गिवन वर्ड। वर्ड दिया गया हमें पैलेस। पैलेस यानी होता है महल, जिसका हमें एडजेक्टिव फॉर्म बताना था, जिसके लिए हमारे पास चार ऑप्शन थे। चारों में से जो ऑप्शन सही होता है वो भी आपको बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पैलेसियल, जिसका अर्थ होता है राजशाही। और बाकी जो वर्ड दिए गए ऐसा कोई भी वर्ड इंग्लिश डिक्शनरी में है ही नहीं। ये सारे वर्ड, पैलेस तो है ही है, पैलेस तो नाउन हो गया, और पैलेसियल होने तो राजशाही होता है। बाकी ये ए और डी में जो वर्ड दिए गए वैसा इंग्लिश डिक्शनरी में क्या कोई भी वर्ड नहीं है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, चूज द रॉन्ग पोर्शन। यहाँ पे हमें गलत पोर्शन का चूज करना था। ये एरर से रिलेटेड क्वेश्चन है तो हमें यहाँ पे एरर ढूंढ के बतानी थी। सेंटेंस है ही लव्ड हर डिस्पाइट ऑफ हिमसेल्फ। तो इस सेंटेंस में क्या एरर है चलिए देखते हैं। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में दिया गया डिस्पाइट ऑफ। डिस्पाइट के साथ कभी भी ऑफ का यूज नहीं होता, हमेशा इस बात को ध्यान रखना। इन स्पाइट ऑफ होता है, जबकि डिस्पाइट ऑफ कभी नहीं होता है। डिस्पाइट के साथ कभी ऑफ नहीं आता है। यहाँ पे सेंटेंस सही हो जाएगा ही लव्ड हर डिस्पाइट हिमसेल्फ। तो डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं आता है, और क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने ये है।
आई होप आपने ये क्वेश्चन कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 15 में भी हमें एरर ही ढूंढनी थी, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर क्या होगा। यस, क्वेश्चन नंबर 15 में कोई एरर नहीं है। हर जरूरी नहीं है हर क्वेश्चन में कोई एरर हो। एयरफोर्स वाले आपको इस हिसाब से भी पूछ सकते हैं कोई एरर नहीं दो, तो हमें जानबूझ के किसी भी क्वेश्चन में एरर नहीं निकालनी। अगर कोई सेंटेंस हमें सही लगे तो उसको सही भी मान सकते हैं। सेंटेंस है इफ़ यू हैड टोल्ड मी आई वुड हैव हेल्प्ड यू सॉल्व द प्रॉब्लम। जो सेंटेंस एकदम बिल्कुल करेक्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16, अरेंज द सेंटेंस इन परफेक्ट ऑर्डर। पीक्यूआरएस से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, और जहाँ तक मुझे लगता है इस क्वेश्चन में आपको 10 सेकंड से ज़्यादा समय लगेगा, क्योंकि एक सेंटेंस को अरेंज करने में थोड़ा सा टाइम तो लगता ही है। तो आप इस टाइप के क्वेश्चन में वीडियो को पॉज करना और आराम से इस क्वेश्चन को अरेंज करके फिर उसका आंसर देने की कोशिश करना। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर क्या होगा। यहाँ पे सेंटेंस है इड में सीम ओड। फिर उसके बाद अगर ऑप्शन से स्टार्ट करें तो ऑप्शन में ए बी सी में आर से स्टार्ट किया। चलिए आर से स्टार्ट करते हैं। इट में सीम ओड टू हैव टू इंसिस्ट दैट बिकॉज वन लाइक्स इट वन शुड ओनली रीड बट पीपल रीड फॉर सच ए वेराइटी ऑफ रीजन। अगर हम सेंटेंस को पढ़ते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि क्यू है ना जो सबसे लास्ट में आएगा, और देखते हैं कौन कौन से ऑप्शन में क्यू था लास्ट में। ऑप्शन नंबर ए और सी में दिया गया है, तो वापस सी को भी चेक कर लेते हैं। इट में सीम ओड टू हैव टू इंसिस्ट दैट वन शुड ओनली रीड बिकॉज वन लाइक्स इट, बट बिकॉज के बाद बट इस तरह का सेंटेंस सही मैच नहीं हो रहा है। तो उस हिसाब से इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इट में सी ओड टू हैव टू इंसिस्ट दैट बिकॉज वन लाइक्स इट वन शुड ओनली रीड वेराइटी ऑफ रीजन। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 आपकी कंप्यूटर स्क्रीन के सामने ये क्वेश्चन नंबर 17, चूज करेक्ट मीनिंग फॉर गिवन ईडियम फ्रेज। यहाँ पे हमें एक ईडियम दी गई है जिसका हमें अर्थ बताना था। तो देखते हैं इस ईडियम का क्या अर्थ होगा। रेड लेटर डे, तो इस ईडियम का अर्थ होगा हैप्पी एंड सिग्निफिकेंट डे। चलिए इस ईडियम को आपको याद करने की मैं एक ट्रिक बताता हूँ। जब भी आपने अपने घर में कैलेंडर देखा होगा, कैलेंडर में जब छुट्टी के दिन होते थे तो उसको रेड रेड कलर से रेड कलर किया हुआ होता था, और वो दिन हमारे लिए स्कूल के टाइम बहुत ही खुशी के दिन हुआ करते थे। उस हिसाब से आप इसको भी याद रखना। रेड लेटर डे मीन्स हैप्पी एंड सिग्निफिकेंट डे। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से याद हो गया होगा, कभी नहीं भूलोगे आप इसे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18, यहाँ पे हमें पैसेज दिया गया है। पैसेज को आप ठीक से पढ़िएगा, वीडियो को पॉज कीजिएगा और पैसेज का आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। पैसेज में पूछा क्या गया है, मैं आपको क्वेश्चन पढ़ के बता देता हूँ। फ्लोरेंस नाइटिंगेल फाउंड द कंडीशन इन द हॉस्पिटल एज यूजुअल, एक्सट्रीमली बैड, एग्रीबल और समवॉट बैड। आई होप आपने इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लिया होगा और अब तक आपने इसका आंसर भी दे दिया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप वीडियो को पॉज करके भी इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, अच्छे से पढ़िएगा और इसका भी आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। वीडियो को पॉज करके इसका आंसर देने की भी कोशिश कीजिएगा। आई होप आपने तीनों क्वेश्चन के आंसर दे दिए होंगे। चलिए मैं बताता हूँ इस पूरे पैसेज के हर क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 18, फ्लोरेंस नाइटिंगेल फाउंड द कंडीशन इन द हॉस्पिटल, जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एक्सट्रीमली
इसको आप यहाँ से पता कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा गया है द कंडीशन इन द हॉस्पिटल वर हॉरिबल, देयर वर डस्ट, इंडिफरेंस एंड इनएफिशिएंसी। मीन्स उसकी कंडीशन बहुत ही खराब थी। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो आंसर हो जाएगा वो हो गया ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 19, द इम्प्लीकेशन ऑफ द स्टेटमेंट बट शी वाज एन ऑटोक्रेट इज। इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, बट शी वाज एन ऑटोक्रेट। ये उसकी तारीफ में कहा गया है, तो इस हिसाब से उसका आंसर हो जाएगा एप्रिसिएटिव। क्वेश्चन नंबर 19 का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 20, फ्लोरेंस नाइटिंगेल कंट्रीब्यूटेड हर मनी टू सेट अप एन इंस्टीट्यूट फॉर ट्रेनिंग टू नर्सेज बिकॉज शी। ऑप्शन नंबर डी, लव्ड मेकिंग। उसको ये करना पसंद था, इसलिए उसने अपने पैसे लगाए इंस्टीट्यूट पे नर्सों को ट्रेनिंग देने के लिए। आई होप आपने टेस्ट को बहुत अच्छे से दिया होगा और आपके बहुत अच्छे मार्क्स आए होंगे। आपके जो भी मार्क्स आए हैं वो कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताना, और टेस्ट से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। इस टेस्ट का पीडीएफ भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और हम फिर मिलेंगे कल रात को 9 बजे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।